हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। ऑलरेडी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू किया हुआ है, साथ में जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको भी कवर कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज़ को भी। तो आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास की और जानेंगे कि इनके समय में क्या क्या चेंजेस आए, इन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ अपनाए, इनका एक्सपेंशन कहाँ तक था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुओं का काल कहा जाता है और कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक रूलर था और अपनी ज़िंदगी में कोई भी बैटल कभी नहीं हारा था। और अपना जो एरिया था उसको एक्सपेंशन, मतलब अपना जो एरिया का जो एक्सपेंशन करने में इतना ज़्यादा, हम कहेंगे इतना ज़्यादा खो गया था कि इसको कोई होश नहीं था कि कितने लोगों को ये मारता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसके समय पे जो हम कहेंगे कि थोड़ी अच्छी थी वो ये था कि जो मार्केट रिफॉर्म्स थे वो बहुत अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन था उसको थोड़ा यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा था। उसका भी एक रीज़न था कि इसने सब चीज़ें की जो मार्केट रिफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल क्यों कर रखे हैं। तो देखिए, हम कहेंगे बड़ा ही शातिर सुल्तान था ये। इसका मानना था कि अगर किसी को भी ना, आप अमीर छोड़ो ही मत, सबको गरीब कर दो। अगर सब गरीब हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई किसी में इतनी हिम्मत आ ही नहीं पाएगी कि वो किसी के खिलाफ विद्रोह कर सके। तो यहाँ पर यही सोचता है कि लोगों को मैं इतना गरीब कर देता हूँ। ठीक है, मतलब गरीब का मतलब ये था कि उनके पास कोई धन ये छोड़ता ही नहीं था, बस उतना ही था जितने में उनका जीवन आराम से चल जाए। क्योंकि इसने जो मार्केट में जो चीज़ें थी, जो कमोडिटीज़ थी, उन सबको बहुत सस्ता कर दिया था। तो उसी हिसाब से फिर उनकी सैलरी फिक्स कर दी थी। उनको कम सैलरी देता था लेकिन उस सैलरी में उनको ज़्यादा सामान मिल जाता था। ठीक है, तो उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन ये नहीं था कि कोई भी क्या नहीं कर सकता था, विद्रोह नहीं कर सकता था। इसको पता था कि उस समय के जो हिंदू रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे। ठीक है, और उनके पास मनी भी काफ़ी थी। इसने सबसे पहले अपने टाइम पे उन हिंदुओं को क्या करा, वीक कर दिया। सबसे पहले जो वो हिंदू हैं उन्हीं से उनका शासन छीन लिया, उनको अपने एक तरह से वेसल बना के रखा, अगर रखा भी तो। उनके पास इतना धन छोड़ा ही नहीं इसने कि वो एक आर्मी को तैयार कर सके या इसके खिलाफ लड़ सके। तो ये इसकी कुछ पॉलिसीज़ थी जो इसने अपनाई और इस तरह से इसने पूरा जो अपना एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया। देखिए, बहुत सारे रूलर्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया तक कन्फाइंड रह जाते हैं, आगे जो साउथ में कोशिश भी करते हैं तो वो बढ़ नहीं पाते हैं, अब बढ़ते भी हैं तो कुछ टाइम तक फिर वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये ऐसा रूलर था कि जिसने पूरा साउथ तक अपना जो पूरा नॉर्दर्न और पूरा साउदर्न साइड सब कुछ कवर कर लिया था अपने एम्पायर के अंदर। बीच बीच में कभी एक दो बार ऐसा हुआ भी कि जब ये जीत कर आता था तो वहाँ से अच्छा खासा जो जो उस समय की वहाँ पर ज्वेलरी वगैरह होती थी या जो भी वहाँ पर कॉइन्स वगैरह होते थे, सबको लूट के अपने साथ जो पूरा खजाना था लूट के ले आता था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता था, वहाँ के जो रूलर्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया करते थे। तो ऐसा एक दो बार इसके टाइम पर हुआ है। लेकिन ये फिर से अपने जो इसके जो गवर्नर वगैरह होते थे, उनके सेनापति होते थे, उनको वापस से वहाँ पर भेजता था कि वापस से जाके उस जो विद्रोह कर रहा है, जो रिबेल कर रहा है, उसको वापस से जाके दबाओ। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो जो उस समय के जो सुल्तान, वो सॉरी, जो साउदर्न साइड के जो रूलर्स थे वो फिर से वापस से शांत हो जाते थे, फिर से प्रॉमिस करते थे कि नहीं नहीं, हम आपको पूरी एनुअल पेमेंट देंगे। ठीक है, तो ऐसा एक दो बार होता है, वो हम देखेंगे कौन कौन से रूलर्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम पूरा ऑलरेडी, वैसे मैं आपको जो अलाउद्दीन खिलजी, मतलब जो खिलजी वंश है, मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी पहले ही। लेकिन आज मैं बात करूँगी सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे उसके इतिहास से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपको पता है जो खिलजी वंश है वो उस समय की बात है जब दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था। मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रूल करके जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें लोधी डायनेस्टी होती है। ठीक है, तो उन्हीं में से, इन 5 डायनेस्टीज में से एक होती है अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी होती है। तो आज हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी, जो खिलजी वंश से जिसकी शुरुआत थी। तो देखिए, अगर मैं खिलजी डायनेस्टी के पूरा जो इनके टाइमिंग की और इनकी जो एरिया की बात करूँ तो शुरुआत में इनके पास ज़्यादा एरिया नहीं था, क्योंकि एरिया वही था इनके पास जो इनसे पहले वाली डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो उस समय ये सिर्फ नॉर्थ तक ही कन्फाइन थे। ठीक है, आप पूरा देख रहे हैं, पिंक वाला जो एरिया देख रहे हो, पहले शुरुआत में बस यही था। ठीक है, लेकिन बाद में चल के ये पूरा जो साउथ होता है ये इसको भी अपना जो एम्पायर है उसमें शामिल कर लेता है। तो खिलजी एम्पायर का ये बिल्कुल शुरुआत वाला टाइम है, जो शुरुआत में उनके पास नॉर्दर्न, पूरा बस जो नॉर्दर्न इंडिया था वही था, अभी साउदर्न साइड तक ये नहीं पहुंचे थे। लेकिन आगे चल के फिर आप ये एरिया देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये किसका हो गया था, ये खिलजी डायनेस्टी का हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ठीक है, एक बहुत ही पावरफुल राजा था, हम कहेंगे जो सुल्तान था, सॉरी। ठीक है, और साथ में मतलब इसकी जो पॉलिसीज थी ना वो ऐसी थी कि मतलब अगर कोई माने तो ठीक है, वरना तो सीधा ये मार दिया करता था, ज़्यादा सोचता नहीं था। देखिए, इसकी अर्ली लाइफ की बात करें तो हमें जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पास कोई पूरी तरह से एक पक्के एविडेंस नहीं है कि कहाँ पर ये बड़ा हुआ। ठीक है, और क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ थी। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो पढ़ा लिखा नहीं था ये, बस एक्सपर्ट था तो सिर्फ फाइटिंग में। ठीक है, बैटल्स वगैरह लड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। अलाउद्दीन खिलजी का जो असली नाम था वो था अली गुरशप। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये टाइटल लेता है मुजफ्फर सुल्तान का। ठीक है, और इसका मतलब ये बहुत बड़ा नाम होता है, इसे हम सिर्फ इतने नाम से जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, लेकिन असल में इसका बहुत बड़ा नाम होता है अब्दुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन। ठीक है, मोहम्मद शाह खिलजी।
तो ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, ठीक है। ये सबसे इसके जो फादर होते हैं वो कौन होते हैं, शिहाबुद्दीन मसूद, ठीक है। और जो शिहाबुद्दीन मसूद होते हैं वो एल्डर ब्रदर होते हैं। जो खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, जो फाउंडर थे वो कौन थे, जलालुद्दीन, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी, वो उन्होंने खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जलालुद्दीन वही थे जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। अब जलालुद्दीन अपनी जो बेटी होती है उसकी शादी कर देता है अलाउद्दीन से, ठीक है। अलाउद्दीन उसका भतीजा था, ठीक है, जलालुद्दीन उसका भतीजा हुआ अलाउद्दीन का, ठीक है। तो अब जो जलालुद्दीन का जो भतीजा था अलाउद्दीन, शुरू में तो वो बड़ा के कहने में चलता है, जलालुद्दीन के अपने अंकल के कहने में चलता है, लेकिन बाद में फिर जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसका तो मेन मोटिव क्या होता है कि आप जल्दी से जो उसके अंकल है जलालुद्दीन उसको हटा के तख्ता जो वो था, जो थ्रोन था, वो अपने कब्जे में करना, और वो ऐसे ही करता है, ठीक है। उसके 3 ब्रदर थे, जिसमें था अल्मास बेग, ठीक है, कुतलुगतिगिन और मोहम्मद, ये उसके 3 भाई थे। तो ये हमने जान लिया उसकी अर्ली लाइफ के बारे में, डेट वगैरह का हमें पता नहीं है कि उसका बर्थ कब हुआ था, किसने उसे बड़ा किया, ज़्यादा नहीं पता था। एजुकेशन में हम कहेंगे एजुकेटेड भी नहीं था, बस एक्सपर्ट था अपनी फाइटिंग में, और उसकी यही जो कला थी ये जलालुद्दीन को बहुत भा जाती है। उसको लगता है कि मेरा भतीजा तो बहुत काबिल है, क्योंकि शुरू में जो अलाउद्दीन होता है वो जलालुद्दीन की बहुत मदद करता है आगे बैटल्स वगैरह लड़ने में। तो जो जलालुद्दीन होता है वो बहुत खुश हो जाता है, वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो अलाउद्दीन है वो आगे चल के उसको इस तरह से धोखा देगा, इसीलिए वो उसका अपना सन इन लॉ भी बना लेता है उसे। लेकिन बाद में चल के अलाउद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन को मार देता है, मतलब अपने अंकल को या फिर कहीं अपने ससुर को मार देता है। देखिए ये अलाउद्दीन होता है, ये शादी करता है जलालुद्दीन की डॉटर से, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जलालुद्दीन की डॉटर कौन होती है, मलिका जहान होती है। हालांकि ये और भी बहुत सारी शादियां करता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन हम ये जो बताया गया है, इतिहास से बताया गया, जो ये शादी है ना, ये कोई खुशहाल हम कहेंगे बहुत खुशी से होती है, ऐसी कोई शादी नहीं थी, ये ज़बरदस्ती वाली शादी थी, ठीक है। उस समय क्या होते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस होते थे, तो उस तरह की एक शादी थी। उसके बाद जो अलाउद्दीन होता है वो दूसरी बहुत सारी जो बैटल्स होती हैं उसमें रिवॉल्ट करता है। एक रिवॉल्ट करता है वो मलिक छज्जू के साथ, ठीक है, और यहाँ पर उसको गवर्नशिप मिली होती है कारा की और मणिकपुर की। जब वो इस मलिक छज्जू को हरा देता है, एक्चुअली जो ये खिलजी डायनेस्टी थी ये बार बार मलिक छज्जू पर अटैक कर रही थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो रहा था उसको हराने में। तो जलालुद्दीन यहाँ पर भेजता है अलाउद्दीन को, अपने भतीजे को भेजता है कि जाओ और वहाँ पर उस रिवॉल्ट को क्या करो, पूरी तरह से सप्रेस कर दो। तो यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो जब इसमें पार्टिसिपेट करता है तो पूरी तरह से वो कामयाब हो जाता है यहाँ पर मलिक छज्जू को हराने में, ठीक है। और इस चीज़ से जो जलालुद्दीन होता है वो बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ अलाउद्दीन खिलजी मेरे भतीजे ने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो वो यहाँ पर इसको गवर्नशिप देता है कारा की और मणिकपुर की, ठीक है, ये 2 जगह की गवर्नशिप अलाउद्दीन को दे देता है। उसके बाद 1296 AD में क्या होता है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये बिना ही जलालुद्दीन की परमिशन लिए ये देवगिरी चला जाता है। इसको पता था कि अगर ज़्यादा टाइम तक रूल करना है तो सबसे ज़रूरी है पैसा, ठीक है ना, जो मनी है वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खजाना पूरा भरा हुआ है तो लोग किसकी सुनेंगे भाई, जिसकी तरफ आप ज़्यादा पैसा फेंकते हो, ये तो आज भी है, लोग उसी की ज़्यादा सुनते हैं। तो इसीलिए इसको पता था, तो इसने सोचा कि मैं ऐसी कौन सी जगह अटैक करूँ जहाँ से मुझे क्या मिल सके, ज़्यादा पैसे मिल सके, खजाना मिल सके। ये क्या करता है, देवगिरी, ये साउथ में जाता है देवगिरी, जहाँ के रूलर होता है रामचंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर जाता है और यहाँ पर देवगिरी को लूट लेता है, ठीक है, अपना प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए और अपने नंबर्स ऑफ फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये दिल्ली की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करता है और जलालुद्दीन को ट्रैप करके उसका मर्डर कर देता है। तो देखिए जब यहाँ पर जलालुद्दीन को पता चलता है कि ये देवगिरी पहुँच गया है तो इसको शुरू में तो बड़ा गुस्सा आता है कि देवगिरी पहुंच के इसने वहाँ पर लूटपाट करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में फिर यही अपना भतीजा समझ के इसे छोड़ देता है। लेकिन बाद में यही चीज़ इसके लिए बड़ी गलत निकलती है। जलालुद्दीन अगर यहीं पर ही सीरियस हो जाता है, क्योंकि जलालुद्दीन को सब लोग बहुत बोलते हैं कि जो आपका भतीजा है अलाउद्दीन वो बहुत ही खतरनाक है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जलालुद्दीन किसी की बात पर भरोसा ही नहीं करता। और यहाँ पर वही होता है, वो इतना इग्नोर कर देता है और फिर एक दिन जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो इसको मार देता है जलालुद्दीन को, ठीक है, पूरी तरह से इसको ट्रैप करता है, एक प्लान बनाता है और फिर बाद में इसका मर्डर कर देता है। और इस तरह से फिर वो बाद में जो दिल्ली का थ्रोन होता है उसको कैप्चर कर लेता। अलाउद्दीन को जैसे कि मैंने आपको बताया इसको अली गुशब कहते थे, लेकिन जैसे ही 1296 के बाद जैसे कि थ्रोन को हम कह सकते हैं कि कैप्चर कर लेता है, उसके बाद ये जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये बहुत बड़ी घोषणा करता है जिसमें ये बताता है कि अब से जो नया जो किंग है वो कौन है, वो अलाउद्दीन खिलजी हैं। और इसी खुशी में ये एक टाइटल लेता है जिसको मैंने आपको बता दिया अलाउद्दीन, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा टाइटल लेता है, ठीक है, और साथ में इसके पास पहले से था जो कारा वगैरह था वो तो पहले से ही था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोहम्मद शाह सुल्तान एट कड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइटल वगैरह लेके अपने आप को जो न्यू किंग है उसको पूरी दुनिया को मतलब पूरे भारत को दिखा देता है, जो भी उस समय जो इनकी खिलजी डायनेस्टी के अंदर आता था, कि अब नया सुल्तान कौन बन चुका है, अलाउद्दीन खिलजी।
21 अक्टूबर 1296 को जो दिल्ली का जो थ्रोन है उस पर अलाउद्दीन खिलजी बैठकर घोषणा कर देता है इस बात की। और फिर उसके बाद जितने भी जिनके दुश्मन होते हैं, जो भी इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच सकते हैं या पहले जिन्होंने इसके खिलाफ कभी कॉन्स्पिरेसी करी है, सबको पूरी तरह से सप्रेस कर देता है जैसे ये थ्रोन पे बैठता है। ठीक है। और इसकी ना एक ये चीज़ थी कि इसको पता था कि जैसे कि जलालुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे जो जलालुद्दीन था, जो पहले से पहले सुल्तान था, ठीक है, इसको पता था कि उसके टाइम पे जो नौबस थे वो अब भी हैं। ठीक है। और वो पहले वफादार थे किसके? जलालुद्दीन के थे। अब उन्होंने तुरंत ही वो बोलते हैं कि ठीक है अब हम आपके, मतलब पहले तो वो जलालुद्दीन के साथ थे, लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी आ गया तो अब वो उसके साथ हो गए। तो इसको ना उन पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि जब आप पहले ही मतलब जब जलालुद्दीन को ज़रूरत थी तो जब आप मेरी तरफ आ गए, है ना, उसकी कौन सा मदद करी है, तो हो सकता है कल को मुझसे ज़्यादा कोई पावरफुल आ जाएगा तो तुम फिर अपनी साइड चेंज कर दोगे। तो ये उन नौबस को भी हटा देता है। वो नौबस तो ये सोच कर सरेंडर करते हैं, इसकी बात मानते हैं जलालुद्दीन का साथ छोड़ के कि शायद ये इनको बख्श देगा, लेकिन ये क्या करता है, उसका उल्टा ही करता है। ठीक है। यहाँ पर इसको सबसे पहले अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्ट्रॉन्ग करना था, तो ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। फिर बाद में ऑर्डर्स, जो पीस, उसको मेंटेन करने के लिए अपनी एम्पायर के आसपास बाउंड्रीज कर देता है, जिससे कि कोई दूसरा बाहर से आगे कोई फॉरेन इन्वेजन ना हो और इसकी टेरिटरी को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद फिर ये अपनी टेरिटरी को जो एक्सटेंड करता है। ठीक है। जगह जगह ये बहुत सारी जगह लूट मारता है। ठीक है। साउथ इंडिया में जाता है बार बार और वहाँ से बहुत सारा जो धन है वो लूट कर लेकर आता है। तो इस तरह से, क्योंकि इसका जो मेन फोकस ये था कि सबसे ज़्यादा इसके पास सबसे ज़्यादा धन होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए इसने बहुत ज़्यादा लूट मचाई है। इसको पता था जब तक खजाने भरे हुए हैं तब तक भी रूल इसका ही है। उसके बाद अब इसका फोकस आता है अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। देखिए अपनी पावर को इनिशियली ये कंसोलिडेट किस तरह से करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने क्या कर लिया था, अलाउद्दीन को खिलजी को देख के सरेंडर कर दिया था, कि जलालुद्दीन का साथ छोड़ के अलाउद्दीन के साथ मिल गए थे। तो सबसे पहले तो इसने उन लोगों को निकाल के, और जो दूसरे जो इसके खुद के जो अपने लॉयल ऑफिसर्स थे इसने उनको अपॉइंट किया। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाए और उसमें उन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। उसके बाद देखिए जो अरकली खान है, ठीक है, वो बहुत ही लॉयल था जलाली नौबस। ठीक है ना, वो एक जलाली नौबल था और बहुत ज़्यादा लॉयल था वो किसका? जलालुद्दीन का। अब यहाँ से ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये अपने आप को सिक्योर नहीं समझता था। उसे लगता था पता नहीं ये कब विद्रोह शुरू कर दे, कब रिबेलियन स्टार्ट कर दे, है, तो इसलिए इसका जिंदा रहना सही नहीं है। अब अलाउद्दीन इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भेजता है मुल्तान में, क्योंकि ये जो अरकली होता है ये मुल्तान का ही गवर्नर होता है उस समय, वहाँ पर मुल्तान में भेजता है एक आर्मी। ठीक है ना, किसके लिए? अरकली के लिए। ठीक है। और जो अरकली होता है वो सरेंडर कर देता है आफ्टर अ मंथ। ठीक है। 1 महीने बाद वो सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। उसके बाद फिर जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना होती है वो अपने साथ, जो अराकली खान होता है उसको अपने साथ और उसके जो फॉलोवर्स होते हैं उनको अपने साथ लेके यहाँ जेल में बंद कर देती है, लेकर आती है और जेल में बंद कर देती है। और उसके बाद भी ये उनको छोड़ता नहीं है बल्कि उनको मरवा देता है। ठीक है। तो इस तरह से इसकी बड़ी ही, हम कहेंगे, बड़ी क्रूअल इसकी पॉलिसीज थी, किसी को छोड़। उसके बाद देखिए फिर ये क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी जो पुराने नॉबल्स होते हैं उन सबको वहाँ से हटा के, और उसके बाद ये अपॉइंट करता है जो उसके खुद के लॉयल ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं। इसके टाइम पे कभी भी ये नहीं था कि जो कहते हैं कि किंग का बेटा ही अगला किंग बनेगा, नहीं, ये हमेशा मेरिट के टाइम पे चलता था। मतलब जो मेरिट के जो भी पावरफुल है, जो भी ब्रेव है सही में, वही क्या बनेगा, उसी को असली जो पोजीशन है वो दी जाएगी। ठीक है। जो मंगोल्स हैं उन्होंने इसके टाइम पर 1297 में एडी में वो इन्वेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। 1299 एडी में इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार ये इनको बाहर से भारी भगा देता है। उसके बाद देखिए ये इतना ज़्यादा, हम कहेंगे इसको जो सक्सेस का इतना ज़्यादा भूत सवार हो गया था और उसके लिए इसने इतने सारे कॉन्क्वेस्ट करे कि उसके बाद इसने टाइटल लिया सिकंदर सानी। ठीक है। तो इसने अपने आप को मतलब खुद से ये टाइटल दिया था सिकंदर सानी, क्योंकि इसका ड्रीम भी कैसा था कि पूरी दुनिया को जीतना है। हमें पता है ना, हम अलेक्जेंडर को सिकंदर के नाम से जानते हैं और उसका भी सपना यही था कि पूरी दुनिया को जीते, इसका भी सपना यही था कि पूरी दुनिया को जीते, तो इसीलिए ये खुद को टाइटल देता है सिकंदर सानी। ठीक है। और यहाँ पर ये एक न्यू रिलीजन की भी स्टार्टिंग करता है। ये मतलब जिस तरह से जो इस्लाम में खलीफा है ना, जो मोहम्मद प्रॉफिट है, वो इस्लाम को प्रचार करके गए हैं। ठीक है। तो ये चाहता था कि ये अपना खुद का एक रिलीजन स्टार्ट करें। उसके लिए इसने 3 जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे उनको भी अपॉइंट किया था। ठीक है। जिन्हें 3 खलीफा कहा जाएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन आगे चल के जो और जो दूसरे जो इसके वफादार जो लॉयल होते हैं वो कहते हैं कि आप इन चक्करों में मत पड़ो। ठीक है। रिलीजन वाले चक्करों में मत पड़ो, है ना, आप अपनी जो एक्सपेंशन है आप उस पर ध्यान दो और जो एज अ किंग आप वर्क करो। ठीक है। तो इसलिए बाद में जो इसका ये न्यू रिलीजन वाला जो उसका आइडिया था ये ज़्यादा ये मतलब फिर यूज़ नहीं करता है। ये एक्सपेंशन की बात करें तो गुजरात से लेकर जैसलमेर, ठीक है, ये इसने 1298 में कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़
सिवाना, ठीक है, और जलोर, ठीक है। चित्तौड़ और जो रणथंभौर है, ऐसा पता था कि वहाँ पर जो खजाना है वो बहुत ज़्यादा है, कि वहाँ पर अगर ये लूट करेगा तो इसको बहुत ज़्यादा खजाना वगैरह मिल जाएगा। लेकिन साथ में इसको ये भी पता था कि वहाँ पर जो रूल करना है वो आसान नहीं है, ये उसको जीत भी लेता है और अपने किसी को छोड़ भी देता है, अपना किसी वफादार को वहाँ पर छोड़ भी देता है, तो जो वहाँ के लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता था ऐसी जगह पे जहाँ इसको पता था कि वहाँ के लोग इजीली कंट्रोल कर लेगा, तो वहाँ पर तो ये किसी अपने लॉयल को छोड़ दिया करता था। लेकिन जहाँ पर इसको पता था कि यहाँ अगर मैं जीत भी लूँगा उसके बाद भी जो यहाँ के जो लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ये क्या करता था, ये वहाँ पर वहीं के किंग को हरा के और फिर वापस से उसको अपना वेसल बना के उसको उसका जो एरिया है, जो भी उसकी डायनेस्टी है, वो उसको वापस से दे दिया करता था कि ठीक है अब तुम यहाँ पर रूल कर लो, लेकिन तुम हमें क्या करोगे, एनुअल पेमेंट करोगे, ठीक है ना, साल में जो एक बार जो इतना भी जो रिवेन्यू वगैरह आता है उसकी पेमेंट तुम हमें करोगे, ठीक है। एक्सपेंशन की बात करें तो देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये देवगिरी चला जाता है, बिना जलालुद्दीन को बताया ये देवगिरी चला जाता है। उस समय कौन थे, यादव किंगडम थी देवगिरी में, ठीक है। जो रामचंद्र थे वो यहाँ के रूलर थे, वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर ये इनकी बेटी होती है उससे भी शादी कर लेता है, तो जहाँ पर जाता है वहीं जो भी इसको क्वीन या जो भी इसको किसी की डॉटर पसंद आ जाती थी तो उसी से शादी कर लिया करता था। तो यहाँ पर ये देवगिरी को लूट के आता है और वहीं पर जो उसकी डॉटर होती है उससे शादी कर लेता है। ककातिया किंगडम होता है तेलंगाना का, जिसकी कैपिटल वरांगल है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये उसको कैप्चर कर लेता है। फिर जो होसाला किंगडम है, ठीक है ना, जिसके वीर भल्लाल देव थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये उसको भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है। इसकी कैपिटल द्वार समुद्र थी, ठीक है। फिर पांड्या किंग होते हैं जिनकी कैपिटल मदुराई होती है। तो ये सारे वो एरिया जिसको धीरे धीरे करके जो अलाउद्दीन खिलजी होता है एक एक करके सबको जीत लेता है। तो यहाँ पर करता क्या था, ये खुद नहीं बैठता था बल्कि यहीं के रूलर को वापस कर दिया करता था सब कुछ और कहता था ठीक है अब तुम रूल करो, लेकिन क्या बन के रहोगे, वेसल बन के रहोगे। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर था इसका, ठीक है। और ये मान लीजिए कि 1396 तक इसका जो एरिया था पूरा नॉर्थ वेस्ट में बहुत आगे तक रिवर इंडस तक एक्सपेंड कर चुका था। इसके टाइम पे जो काबुल भी इसी के एम्पायर में आता था और गजनी भी, ठीक है ना, काफ़ी हद तक काबुल और जो गजनी था वो भी इसके अपने खुद के एम्पायर के अंदर शामिल हो गया था। अगर ईस्ट की बात करें तो वहाँ तक अवध और उड़ीसा तक भी इसने पूरा कैप्चर कर लिया था। बंगाल बिहार वर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, तो बंगाल और बिहार इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन अगर हम बात करें अवध और उड़ीसा की तो वो सब इसके एरिया में शामिल हो चुका था। कश्मीर को छोड़ के अगर हम उसके नीचे वाले पार्ट की बात करें, पंजाब से लेके विंध्यास तक, ठीक है ना, और जितनी भी जो साउदर्न टेरिटरी थी वहाँ पर जो है सब कुछ इसके एम्पायर में शामिल हो चुका था। देखिए मैंने आपको बताया जो पांड्या रूलर थे, ठीक है ना, जो पांड्या किंगडम था वो भी इसने एक्वायर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। लेकिन जब वीर पांड्या होते हैं उस टाइम पे वो कभी भी इसकी जो सुजरनिटी होती है, ठीक है, जो ये वेसल बना के रखता था ना कि एनुअल पेमेंट करनी पड़ेगी, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डेथ की। तो देखिए जो उसकी डेथ होती है कहते हैं कि बड़ी ही मतलब बुरी मौत मारा गया था। अब आपको देखिए इसके काम ही ऐसे थे, है ना, तो कहते हैं ना कि अपने कर्मों का फल इंसान इसी धरती पर भोग कर जाता है, तो वही हम देखेंगे इसमें। अलाउद्दीन की जब डेथ हुई थी तो जो उसके आखिरी की जो जिंदगी जो मतलब बची थी, ठीक है ना, उसके आखिरी जो दिन थे, कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो उसकी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि उसके नौबत से छोड़ो उसकी खुद की जो फैमिलीज थी उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उसने फेस करा है अपने लास्ट डेज में। उसकी एज बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना, और उसी वजह से उसका जो फिजिकल और जो मेंटल एनर्जी थी, लोग बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा उसकी एज बढ़ रही थी वो उतना ही ज़्यादा मतलब हम कहेंगे कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करता था, वो किसी को भी मार रहा है, कुछ भी कर रहा है। पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हम कहेंगे उसकी बहुत ज़्यादा एकदम क्रूअल पॉलिसीज़ बनती जा रही थी उसकी, कि मतलब कुछ सोचना नहीं था। जितना ज़्यादा एज ग्रो कर रही थी उसकी उतना ही ज़्यादा मेंटल सा होता जा रहा था, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया अलाउद्दीन फिर क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो उसकी हालत होती है वो ख़राब हो जाती है। यहाँ पर उसकी जो फैमिली होती है वो खुद उसको नेगलेक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। वो बुलाता है फिर मलिक कफूर को। देखिए जो उसका मलिक कफूर था ना, ये उसका बड़ा ही लॉयल था, ठीक है। तो ये साउथ से बुलाता है मलिक कफूर को, और मलिक कफूर खुद क्या चाह रहा था यहाँ पर, अब वो सुल्तान की तबीयत को ख़राब देखते हुए वो खुद क्या चाहता है, उस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहता है कि जैसे सुल्तान की डेथ होगी वो क्या कर लेगा, उस थ्रोन को अपने लिए कैप्चर कर लेगा। तो उसका ऐसा कुछ चल रहा था जो मलिक कफूर था। अलाउद्दीन खिलजी की जो अथॉरिटी थी उससे बहुत सारे जो, अब जैसे ही हमें पता चलता है कि उस समय जैसे भी किसी को पता चलता था कि जो किंग है उसकी तबीयत खराब है या वो बीमार है, तो बाकी जो भी उसके वेसल्स होते थे उनको लगता था कि अब वक्त आ गया अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का। तो यहाँ पर वही टाइम आ गया था, उनको पता चल गया था अलाउद्दीन अब ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा और वो बहुत बीमार है। तो इसीलिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया कि अब हम रेवेन्यू वगैरह नहीं देंगे, अब हम अपने खुद के किंग है, अपनी मन मर्जी का करेंगे। तो इसी तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने आखिरी जो डेज होते हैं उसके जो उनमें वो ये सब चीज़ें देखकर जाता है और फिर 5 जनवरी 1316 को उसकी डेथ हो जाती है इन्हीं सब कंडीशन के चलते हुए, ठीक है। तो इस तरह से उसकी डेथ होती है। उसने 4 ऑर्डिनेंस पास किए थे। अगर हम बात करें जब वो रूलर बना था तो उस समय जब किंग बनता है, सुल्तान बनता है जब वो, तो वो 4 ऑर्डिनेंस पास करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जितने भी
पहले जो ग्रांट्स दिए गए थे, पेंशन दी जाती है, सबको हटा देता है। ठीक है, जिन लैंड को एज अ गिफ्ट के तौर पे, पेंशन ग्रांट के तौर पे दिया जाता है, उन सबको भी हटा देता है। ठीक है, तो ये उससे पहले भी चल रहा था ना कि जो राजा वगैरह होते थे वो लोगों को गिफ्ट के तौर पर लैंड वगैरह दे दिया करते थे। ठीक है, जो नॉबल्स वगैरह हैं वो काफ़ी आगे तक सालों तक पेंशन खाते थे बैठे बैठे, तो इसने उन सब चीज़ों को हटा दिया था। इसका सेकेंड ऑर्डिनेंस था कि ये इसने ना बहुत सारे स्पाइस छोड़ दिए थे। ठीक है, जो जासूस होते हैं वो ये चाहता था कि इसके राज्य में जो भी चल रहा है एक ही खबर इस तक पहुंच जाए, भ्रष्टाचार ना हो जाए, कहीं करप्शन वगैरह ना हो जाए, कहीं ब्लैक मनी, ठीक है ना, तो इस तरह से कोई स्मगलिंग वगैरह ना हो रही है। तो इसके लिए इसने जगह जगह हर चीज़ के लिए जासूस थे वो छोड़ देते। ठीक है, कुछ भी कहीं कुछ भी बात हो रही है इसको पता चल जाता था। सब लोग इस बात से हैरान रहते थे कि इस तक ये सारी बातें कैसे पहुँच जाती हैं, क्योंकि इसका जो स्पाई सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, इसने जो ड्रग्स हैं उनकी सेल पर, उनके यूज़ पर बैन कर दिया था। कोई किसी को वाइन नहीं पीनी थी। ठीक है, और दूसरे जो इंटॉक्सिकेटिंग जितने भी जो ड्रग्स होते हैं, नशे पदार्थ वाली जो चीज़ें होती हैं, सबको इसने बैन कर दिया था। इसका फोर्थ ऑर्डिनेंस था कि कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं होगी और इंटरकास्ट जो मैरिजेस है वो नहीं होंगी। इसका मानना था कि लोग क्या करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करके जो अपना बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है ना, एक ग्रुप सा बना लेते हैं। इसलिए इसने कहा कि नॉबल्स के बीच में कोई भी इंटर मैरिजेस नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैरिज करनी है तो सबसे पहले किसका कंसेंट लेना पड़ेगा, सुल्तान से पूछना पड़ेगा, उसके बाद आप शादी करोगे। ठीक है, देखिए अगर बात करें इसकी पॉलिसीज टुवर्ड्स हिंदू, तो कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो हिंदुओं के लिए काल था, क्योंकि हिंदुओं के साथ इसने बिल्कुल भी उन्हें ना एकदम गरीब बना के छोड़ दिया, क्योंकि इसको पता था कि अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा रहेगा, अच्छी खासी पावर रहेगी, तो ये बार बार विद्रोह करेंगे। इसने क्या कर दिया, सबको वीक बना के छोड़ दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो हिंदुओं ने किया है। हालांकि जो मुस्लिम है उनका भी कोई हम ये नहीं कहेंगे कि स्वर्ण काल चला था, उन्होंने भी काफ़ी सफ़र किया, लेकिन हिंदुओं की हालत यहाँ पर बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे वो लोग। ठीक है, अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने क्या करा था, उसने वो ये चाहता था कि वो जो हिंदूज़ हैं, ठीक है ना, उनकी पावर को बिल्कुल क्या कर दे, एकदम ख़त्म कर दे। ठीक है, इसलिए उसने क्या करा था, जो लैंड रिवेन्यू है उसको भी रेस कर दिया था, लैंड रिवेन्यू को भी बढ़ा दिया था कि अब लैंड रिवेन्यू बढ़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो ये मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, काम भी ज़्यादा करेंगे, तो इनके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा सके। ठीक है, दूसरे जो और टैक्सेस थे वो भी इसने बढ़ा दिए थे, जैसे कि जो ग्रेजिंग टैक्स था, जजिया टैक्स था, ठीक है ना, एक्सरसाइज टैक्सेस थे, ये सब टैक्स वो हिंदुओं से लेता था। अब हिंदुओं के पास कहाँ ही फिर इतना वक्त बचा, भाई ये सारे जीने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, अपने जो पशु हैं उनको पालने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब उनके पास तो बस वो तो ये सोचते थे जल्दी जल्दी मेहनत करो, काम करो और पैसा कमा के और फिर इसको टैक्स के फॉर्म में दो और अपने खर्चे के लिए भी बचाओ। तो यहाँ पर इसने इतना वक्त ही नहीं छोड़ा था कोई हिंदू षड्यंत्र कर सके इसके खिलाफ। ठीक है, मिलिट्री की बात करें तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट आर्मी थी इसकी, जो बिल्कुल सेंटर में हमेशा तैयार रहती थी। इससे पहले की बात करें, जो इससे पहले के जो सुल्तान आए दिल्ली में, उनकी अपनी कोई परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, सेंटर में कोई आर्मी नहीं थी। उन्हें जब कहीं लड़ना होता था तो अपने जो भी वैसल्स होते थे उनसे बोलते थे कि सब आर्मी को भेजो अपनी अपनी। कभी कभी होता था कि वो भेज दिया करते, कभी कभी होता था कि नहीं भेजते थे। ठीक है, लेकिन इसके टाइम पर क्या होता है कि अपनी हमेशा एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी हमेशा तैयार रखता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी प्रोविंशियल नॉवल वगैरह पर डिपेंड नहीं रहता था, अपने किसी फ्यूडेटरी जो चीफ है उन पर डिपेंड नहीं रहता था। इसकी अपनी खुद की स्ट्रेंथ थी, वो थी इसकी खुद की आर्मी। ठीक है, ये एक आर्मी जो मिनिस्टर होता है उसको भी अपॉइंट करता है, जिसका पोस्ट का जो नाम है वो होता है अरीज़े मामलिक। ठीक है, जो कि पूरा उसका जो अरीज़े मामलिक होता था, जो आर्मी मिनिस्टर होता था, इसका काम ये होता था कि सुल्तान की जो आर्मी है उसमें अच्छे अच्छे जो सोल्जर्स हैं उनको रिक्रूट करे। ठीक है ना, उनको भर्ती करे उसमें। ठीक है, फरिश्ता द सुल्तान आर्मी कंसिस्टेड 4,75,000 कैवलरीमैन। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी आर्मी थी, है ना, इतने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी आर्मी थी, तो पूरी तैयारी के साथ जाता था जहाँ भी जाता था लड़ने के लिए। मार्केट रिफॉर्म्स की बात करें तो देखिए ये जो इसका मार्केट था ना, ये कहेंगे सबसे अच्छी ना इसकी एक यही हम कहेंगे बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी इसकी, कि बिल्कुल सबको शांत भी रखे हैं और सबको ये भी लगे कि हाँ भाई हमारे लिए तो अच्छा कर रहा है। क्योंकि ज़्यादा किसी भी राज्य में ज़्यादा कौन होता है भाई, गरीब जो लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब जो एक होता है ना, ये किसान तबके वाला जो होता है, जो सेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही अच्छी गुड मार्केट सिस्टम को हम कहेंगे सेटअप करता है। ठीक है, सब चीज़ों के जो प्राइस है उनको फिक्स कर देता है और साथ में जो अपने ऑफिसर्स को छोड़ देता है कि कोई भी अगर ज़रा सा भी कुछ करता है अपनी मर्जी से किसी भी प्राइस को सेट करता है, ठीक है, तो उसको वहीं के वहीं उठा के जेल में डाल दो। ठीक है, और फिर उसको हार्ड पनिशमेंट दो। तो अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए खासकर इसने हर चीज़ के जो प्राइस है उनको फिक्स किया हुआ था और कम से कम रखा हुआ था, क्योंकि देखिए अपनी आर्मी को अब बहुत ज़्यादा मोटी तनख्वाह तो दे नहीं रहा था, ये ठीक ठाक वाली देता था। अब वो आर्मी कब खुश रहेगी, जब जब उसको उसी पैसों में, उतने पैसों में उसको सब चीज़ें मिल जाएंगी, खुद को हम कहेंगे मेंटेन करने के लिए, साथ में अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए। अब वो चीज़ें उसको कब मिलेंगी, जब वो चीज़ें सस्ती होंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या कर दिया, सभी चीज़ों को काफ़ी सस्ता कर दिया और सब चीज़ों के जो प्राइस है वो फिक्स कर दी। ये नहीं कि चावल यहाँ पर 10 रुपये किलो मिल रहा है तो वहाँ पर 12 हो जाएगा, नहीं,
जो सुल्तान ने प्राइस रखे हैं वही प्राइस रहेंगे, अब चाहे वो कहीं भी मिल रहा हो उसके पूरे राज्य में। उसने एक ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया, कुछ ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया जो कि पूरा कंट्रोल रखते थे ग्रेन मार्केट का, ठीक है, जहाँ पर ये दाल चावल गेहूँ सब मिलते हैं, ग्रेन मार्केट है ना, उसका वो कंट्रोलर की तरह काम करता था। और इस ऑफिसर्स को बोलते थे शाहनाए मंडी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ये शाहनाए जो ऑफिस था, ये शाहनाए मंडी, ठीक है ना, इसको कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, ये ग्रेन मार्केट को कंट्रोल करता था। और साथ में सब चीज़ों के किस चीज़ का क्या प्राइस है उसके लिए पूरा एक चार्ट मेंशन करके भी रखता था, जिससे कि सबको पूरी तरह से क्लियर कर सके कि किस चीज़ का प्राइस क्या रखना है ना। कोई भी अपनी मनमर्जी का जो प्राइस है वो किसी भी चीज़ का सेट ना करे, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑथोराइज मर्चेंट नो वन वॉज अलाउड टू बाई ग्रेन फ्रॉम द कल्टिवेटर। किसी को भी इस बात की परमिशन नहीं थी कि वो सीधा जाके क्या करे, कल्टिवेटर से जो गेहूं वगैरह है वो खरीद लें, ठीक है। ऐसे नहीं खरीदेंगे बल्कि क्या करेंगे, मार्केट से ही खरीदेंगे, ठीक है ना। और ना कोई एडवांस देगा अपने बिजनेस के लिए किसी कल्टिवेटर को, कोई पहले से ही पैसे दे दिए कि जब तुम्हारा फसल हो जाएगी तो मुझे ही देना। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। जो भी मर्चेंट्स हैं उनको सबसे पहले अपनी कमोडिटीज़ हैं उसकी उन्हें उसी फिक्स रेट पे बेचना है जिसपे सुल्तान ने पहले से ही बता दिया, ठीक है। अगर कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ पाया जाता है किसी भी सामान पर तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। और वो पनिशमेंट भी कोई ऐसा वैसा नहीं होता था, बल्कि कभी कभी तो जो जान से मार दो ऐसा वाला पनिशमेंट होता था, ठीक है। अगर कोई भी जो मर्चेंट है वो किसी भी कमोडिटी को अंडर वेट है ना, या फिर किसी भी तरह का जो हम कहते हैं कि कुछ भी मिलावट कर रहा है, ठीक है, या फिर जो नाप तोल है उसमें कुछ तरह की कमी कर रहा है, सामान उतना नहीं दे रहा है, तो जितने सामान में कमी होती थी, जितने वजन में कमी होती थी, ठीक है ना, कि मान लो किसी ने 2 किलो सामान लिया और उसने क्या करा, उसने 1.5 किलो ही दिया, आधा किलो की उसने ऐसे झोल मोल कर दिया, ठीक है। तो ये मान लो पनिशमेंट इस तरह का था कि फिर उसी आदमी की बॉडी से आधा किलो उसका फ्लैश लिया जाता था, उसका जो खुद की बॉडी का मांस हटाया जाता था। तो आप खुद सोचो भाई कोई ऐसा क्यों ही करेगा फिर, क्योंकि जितना वो उसे बचाने की कोशिश करेगा तो उसका खुद की बॉडी में से उतना वेट चला जाएगा। तो इस तरह ये पनिशमेंट थे। तो इसलिए ऐसी जो हरकतें हैं वो कोई नहीं करता था भाई। 5-10 रुपये बचाने के लिए उस टाइम तो शायद 5-10 रुपये चलते भी थे, ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है ना। लेकिन जो भी था उस समय, ठीक है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई भी उस समय ऐसे काम नहीं करता था कि उसको ऐसे जो सीवियर जो पनिशमेंट है वो फेस करने पड़े, ठीक है। दूसरे और जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते थे वो भी इस काम में मदद करते थे पूरी तरह से। बट दीवान रियासत एंड सराय इदल हु एक्टेड एज अ जज, तो ये 2 पोस्ट है, ये काम करते थे जज की तरह, ठीक है। जो लोग पकड़े गए अब उनको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो ये दीवान रियासत तय करती थी। रिवेन्यू पॉलिसी की बात करें तो देखिए जो इसकी रिवेन्यू पॉलिसी थी इसने काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया, इंक्रीज़ कर दी थी। इंक्रीज़ क्यों करी थी, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा चाहिए था। पैसा किस लिए चाहिए था, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मनी है वो लोगों से लेना चाहता था कि लोगों के हाथों से जितना हो सके उतना पैसा ले लूँ, ना उनके पास पैसा बचेगा ज़्यादा, बस पैसा उतना ही छोड़ो जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, ठीक है। इसने जितने भी जो लैंड ग्रांट्स होते थे, जो भी पहले गिफ्ट के तौर पे लैंड वगैरह को दान किया जाता था या बड़े बड़े गिफ्ट दान किए जाते थे, सबको मना कर दिया, सबको हटा दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो जजिया जो टैक्स था वो भी बढ़ा दिया हिंदुओं पे, और जो बाकी टैक्सेस थे वो भी लगा दिए, क्योंकि इसको चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा मनी। वो मनी कैसे आएगी, टैक्स के थ्रू आएगी। इसने 50% जो खराज जो टैक्स था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे 50% लगा दिया कि आपका जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर वो अगर 100 रुपये में बिक रहा है तो उसका 50% मतलब 50 रुपये हमारा है, ठीक है। उसको बोलते थे खराज टैक्स, ठीक है। ये खराज टैक्स क्या होता था, जो खिलजी के टाइम पे लगा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, वो भी 50%। तो यहाँ पे याद रखना खराज टैक्स वो था जो 50% था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। आर्किटेक्चर के ये बड़े ही दीवाने थे, इन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं अपने टाइम पे, ठीक है। पहले सुल्तान थे जिसने हमेशा रिलीजन को और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखा। देखिए इससे पहले जितने भी जो आते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं रिलीजन को और स्टेट को मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने लोगों को ज़्यादा वो रखते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जो काबिल था ये उसी को रखने की कोशिश करता था, ठीक है। ये पहला सुल्तान था जिसने पूरा साउथ को भी कॉन्क्वायर कर लिया था, ठीक है। इससे पहले आते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसमें कामयाब भी हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जो हौज ए अलाई, जिसे हौज ए खास बोला जाता है, वहाँ का जो एरिया अगर आप अब देखोगे तो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो वो भी इसी ने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इन द अर्ली ईयर ऑफ द 14th सेंचुरी अलाउद्दीन ने क्या बनवाया था, श्री फोर्ट बनवाया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगी। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा भी बनवाया था जब उसको गुजरात में विक्ट्री मिली थी, ठीक है। गुजरात में जाके वो अटैक करता है और जो गुजरात का जो उस समय का रूलर होता है वो अपनी बेटी को लेकर भाग जाता है देवगिरी, जहाँ पर जो रामचंद्र था वो रूल कर रहा था, ठीक है। और अपनी वाइफ को वहीं छोड़ जाता है, जो उसकी वाइफ होती है रुक्मणी, उसको वहीं छोड़ जाता है। सॉरी रुक्मणी नहीं, कमला देवी नाम होता है उनका, उनको वहीं छोड़ जाता है वो। और बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो गुजरात पे अटैक करता है और साथ में जो उसकी वाइफ होती है कमला देवी, ठीक है, उसको अपनी वाइफ बना के वहाँ पर रखता है।
तो उसके बाद जो अलाउद्दीन होता है वो लाल दरवाज़ा बनवाता है, गुजरात की जो उसे विक्ट्री मिलती है उस खुशी में, ठीक है। 1311 में ये कंप्लीट होता है। बाद में इसको रिपेयर भी करवाया जाता है, ठीक है, 100 करोड़ में, ठीक है। हौस ए समोसी ये क्या होता है, ये एक रिजर्वायर भी बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सुल्तान, जस्ट लाइक द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद फोर रसुद्दीन खलीफा हेल्प स्प्रेड इस्लाम, जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी चाहता था कि ये भी क्या करे, इस्लाम को फैलाए, जैसे ना इस्लाम को फैलाने में हेल्प करे, ठीक है। जैसे कि सॉरी ये नहीं चाहता था, मतलब ये मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे इस्लाम को फैलाया गया ना मोहम्मद प्रॉफिट के थ्रू, उनके डिसिपल्स के थ्रू, ठीक है, वैसे मैंने आपको भी बताया था कि ये भी क्या चाहता था कि मैं भी अपना एक नया रिलीजन क्या करूँ, सेटअप करूँ, ठीक है। तो ये भी प्रॉफिट की तरह अपने जो 4 रसुद्दीन होते हैं उनको अपॉइंट करता है, जिनको ये कहता है कि ये भी खलीफा की तरह काम करेंगे, ठीक है। इनका नाम होता है उलुग, नुसरत जफ़र, ठीक है, और अल्प, ठीक है। और ये क्या कहता है कि ये अब इसे हेल्प करेंगे किस चीज़ में, एक नया रिलीजन बनाने में। हालांकि बाद में जो इसके जनरल्स वगैरह होते हैं, दूसरे जो इसके नॉबल्स होते हैं, वो इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि आप ये नया रिलीजन बनाने वाले चक्कर में मत पड़िए। अलाउद्दीन खिलजी होता है और इसके जो कुछ अपने जनरल होते हैं, ये बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साउथ में जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको लूट लेते हैं, ठीक है, अपने मिलिट्री कैंपेन के थ्रू। यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में भी बार बार ये टेम्पल्स को लूट मारते हैं, ठीक है, और उनको तुड़वा भी देते हैं, ठीक है। कुछ टेम्पल्स इनमें क्या है, भिलसा हो गया 1292, देवगिरी हो गया, विजयपुर हो गया, सोमनाथ हो गया, झीन हो गया, चिदम्बरम हो गया, मदुराई हो गया। तो ये सारे जो टेम्पल है ये इनके द्वारा लूटे गए हैं, यहाँ पर जो भी टेम्पल्स हैं, क्योंकि देखिए उस समय जो लोग थे उनके पास कोई बैंक वगैरह या लॉकर तो होते नहीं थे, उनको सबसे सेफ जगह मंदिर लगती थी, है ना, कि भगवान के पास सुरक्षित रहेंगे, और ये मंदिर में अपना सारा धन वन रख दिया करते थे। और मंदिरों को लूटना इन सुल्तान के लिए बड़ा आसान था, क्योंकि देखिए आप किसी राज्य में घुसने की कोशिश करेंगे तो वहाँ जो किंग है उसकी अपनी आर्मी होती है, लेकिन टेम्पल में किसकी आर्मी है, ठीक है। तो वहाँ पर से इसलिए इनके लिए सबसे अच्छा क्या था एरिया, टेम्पल था लूटना, क्या ना, कि टेम्पल में इनको बहुत ज़्यादा ट्रेजरी मिलती थी, और साथ में वहाँ पर कोई इनको रोकने वाला भी नहीं था। जब तक रोकने वाले आते थे, किंग अपनी उस राज्य का जो किंग था वो अपनी आर्मी लेके आता भी था, तो तब तक तो ये लूट मार के वहाँ से चले भी जाते थे। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन, मैंने जैसे कि बताया, ये शादी करता है जलालुद्दीन की डॉटर से, मलिका जहान से, लेकिन उसके बाद भी इसकी और भी दूसरी वाइफ होती है, ठीक है। और जो अल्प खान जो मैंने बताया थीन जो खलीफा है उनको अपॉइंट करता है कि खलीफा की तरह काम करेंगे। उन्हीं में से जो एक की सिस्टर होती है अल्प खान की, मेहरू, उनसे भी शादी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जैद पाली होती है, उनसे भी शादी करते हैं। अलाउद्दीन का एक सन होता है जो एक जयत पली होती है, इन्हीं के साथ जो उसकी वाइफ होती है ना जयत पली, ठीक है ना, इन्हीं के साथ इनका एक बेटा होता है शिहाबुद्दीन उमर, ठीक है, वही आगे चल के इनको सक्सीड करता है, ठीक है। और जो खिलजी रूलर है उसका नेक्स्ट सक्सेसर बनता है, ठीक है। अलाउद्दीन ऑल्सो मैरिड टू कमला देवी, तो मैंने आपको बताया था कि ये हिंदू वुमेन होती है कमला देवी, ये इनसे भी शादी करता है। और ये कमला देवी कहाँ की क्वीन थी, गुजरात की, ठीक है। जो उनके हस्बैंड होते हैं, है ना, कर्ण, वो भाग जाते हैं वहाँ से। जब गुजरात में अटैक करने के लिए आता है अलाउद्दीन खिलजी, तो जो कर्ण होते हैं, गुजरात के रूलर होते हैं, वो भाग जाते हैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ से, ठीक है। कहाँ पे जाते हैं, देवगिरी में चले जाते हैं। तो इसीलिए लास्ट में जाती है उनकी जो वाइफ होती है कमला देवी, वही रह जाती है, और इससे जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो शादी कर लेता है। देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन और जो मलिक कफूर है, इन दोनों के बीच में ना एक डीप इमोशनल बॉन्ड था। ऐसे कहा था कि मतलब ये बाइसेक्सुअल थे, ठीक है। अब ये बताने से इस बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं, लेकिन ऐसी भी हमें जो हिस्टोरिकल जो इतिहास में उसमें जानने के लिए कुछ बातें मिलती हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो रानी पद्मावती, हम सबने ज़्यादातर मूवी देखी हुई है पद्मावत, ठीक है। तो उसमें जो स्टोरी बताई है उसमें भी हमें नहीं पता उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, लेकिन जो भी उसमें स्टोरी से पता चलता है कि यहाँ वहाँ पर भी ये अटैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रानी पद्मावती होती है वो जौहर कर लेती है, बहुत सारे जो और जो दूसरी उनकी उस समय वहाँ पर महिलाएं होती हैं उनके साथ मिलकर जौहर कर लेती है। हालांकि वहाँ की जो स्टोरी है वो ये है कि कुछ इस तरह से कि वो जलालुद्दीन है वो वहाँ पर अटैक तो करता ही है, लेकिन वो इस तरह से डायरेक्टली अटैक नहीं करता। वो पूरे 6-7 महीने तक उस फोर्ट को पूरा का पूरा घेर के बैठ जाता है, जो पूरा फोर्ट होता है उसको घेर के बैठ जाता है कि जब यहाँ पर देखिए उस फोर्ट में कितना ही इंतजाम हो सकता है कि इंसान 2 महीने बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, उतना राशन होगा, या 3 महीने नहीं निकलेगा उतना राशन होगा, लेकिन वो पूरे 7-8 महीने तक उस फोर्ट के बाहर ही बैठा रहता है। जब वहाँ से ये हो जाता है कि अब जो फोर्ट में खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना, अब तो उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, तब जो वहाँ रूलर होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और उसी चक्कर में जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो धोखे से उनको मार देता है, और इस तरह से वो जो चित्तौड़ के जो रूलर होते हैं, ठीक है, उनको वो मार देता है। और उसके बाद जो फिर जैसे हम सबने मूवी में भी देखा और पद्मावत में भी लिखा हुआ है कि वो जो रानी होती हैं, ठीक है ना, रानी जो पद्मावती होती हैं वो जौहर कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलाउद्दीन होता है इस तरह से वो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मावती होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, और जो अलाउद्दीन होता है वो जैसे, क्योंकि उसका तो ये तरह से काम बन चुका था कि जहाँ भी जा रहा है वहाँ जो भी क्वीन होती हैं या किसी की डॉटर है उनसे शादी कर लेता है, तो यहाँ पर भी वही सपना देखता है। लेकिन यहाँ पर जो रानी पद्मावती होती है वो उसके सपने को सपना ही पड़ा रहने देती है, यहाँ तक कि वो उसके सामने, मतलब जो एक उसका होता है ना वाइफ ब्रांड, तो दूर वो उनकी शक्ल भी नहीं देख पाता, इसलिए वो जौहर कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से बहुत अच्छे एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का।
तो यहाँ पर ही हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, सब कुछ ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो कवर करने की कोशिश की गई है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो मैं कहूँगी आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।